यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 46। सनाया ने आना से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आना सनाया से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी और उसने उसे बोल दिया था कि वो उसे अभी बात नहीं करना चाहती। सनाया को आना का बिहेवियर बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ भी ना कहना बेहतर समझा। उसने सोचा कि वह आना को पूरा टाइम देगी समझने के लिए। इसी तरह सब प्लानिंग और सब कुछ करते 2 दिन बीत गए और वो दिन आ गया जब आना और सनाया दोनों कॉलेज जाने लगे। कौन है ये ब्लैक डेविल जिससे सब मिलना चाहते हैं पर वो कभी किसी से नहीं मिलता और ना ही उसे किसी ने देखा है? क्या आना जयवीर के हाथ लग जाएगी? अब आगे आ जाना और सनाया दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। शिव आना के पास आया। आना ने मिरर में से तैयार होते होते शिव को देखा तो शिव ने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया। आना ने छूटने की कोशिश की तो शिव ने उसकी नेक पर हल्की हल्की किसेस करते हुए कहा, कुछ नहीं कर रहा प्रिंसेस, तुम्हें पता है तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। आना चुप रही तो शिव ने आना के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंसेस बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आना ने कहा कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है और मैं जैसे पहले फ्रीली घूमना चाहती थी वैसे ही जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, वो भी बहुत जल्दी दिन आएगा, लेकिन अभी तुम्हें बॉडीगार्ड्स की बहुत जरूरत है। और याद रखना, तुम्हारी उन दोनों फ्रेंड्स को छोड़कर और सनाया को छोड़कर तुम किसी से बात नहीं करोगी। आना ने शिव की तरफ देखा तो शिव ने एक वार्निंग के लहजे से बोला, प्रिंसेस मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, बहुत प्यार करता हूं और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, पर बस मेरी एक बात याद रखना, बॉडीगार्ड के बिना ना तो तुम कहीं जाओगी और ना ही किसी और से दोस्ती या बात करने की कोशिश करोगी, सिर्फ अपनी उन दोनों फ्रेंड्स के अलावा। आना पहली बार शिव की बातों में उसकी वार्निंग को फील कर पा रही थी। शिव हमेशा आना को बड़े प्यार से रखता था। इतने दिनों में उसने आना पर जरा भी गुस्सा नहीं किया और ना ही कभी चिल्लाया। हालांकि ही आना उसे हमेशा रूखी रूखी बात करती थी एवं वो उससे बात भी नहीं करती थी। कई बार शिव हमेशा उसकी बातों को समझता था, बट आज कॉलेज जाने की बात को लेकर शिव थोड़ा सा आना पर सख्ती इसलिए दिखा रह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह आना को प्यार से समझाएगा कि शायद आना नहीं मानेगी और कहीं कुछ बेवकूफी भी ना करे, क्योंकि अंश ने उसे बता दिया था कि शायद कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंश ने पता चला लिया था अपने सोर्सेस से सारा, पर आना किसकी की कैद से कैसे भागी और कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ आना ही जानती थी। उसे ही पता था। अंश सिर्फ इतना पता चल पाया था कि आना 6 महीने पहले इंडिया से भाग कर आए है। आना ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही वो किसी से बात करती है, बस उसकी 2 रूममेट लूसी और मिशी के अलावा, और तीसरी उसे सनाया मिली थी। हालांकि कियान पहले सनाया से भी बात नहीं करती थी, पर सनाया ने 2 बार आना की हेल्प की थी और इसीलिए आना सनाया की दोस्त बन गई। शिव आना को किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसे पता था कि वो चाहे आना को कितना भी मना ले, आना अभी बहुत गुस्से में थी, वो नहीं मानेगी, इसीलिए उसने उसे पर सख्ती दिखाई थी। फिर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर शिव, सनाया तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम भी किसी से बात नहीं करोगी। क्लासेस होने के बाद सीधी यही फार्म हाउस आएगी और आना तुम्हारे साथ ही होगी। सनाया, जी भाई आना, मैं अकेली कॉलेज जाऊंगी। सनाया को गुस्सा आ गया और शिव को भी। शिव ने गुस्से से बोला, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, सनाया तुम्हारे साथ जाएगी और बॉडीगार्ड्स भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और अब मैं कोई बहस इसमें नहीं करना चाहता। शिव ने जिस तरीके से बात की थी, सनाया और आना दोनों सहम गई, पर शिव का शायद इस तरीके से बात करना जरूरी था। शिव ने दोनों के लिए 2 मेल पर एक फीमेल बॉडीगार्ड लगाई हुई थी। वो फीमेल बॉडीगार्ड ऐसी थी कि कई आदमियों पर भारी पड़े, और फीमेल बॉडीगार्ड इसलिए थी क्योंकि उन दोनों को कई जगह अकेले जाना पड़ता है जहां मेल बॉडीगार्ड नहीं जा सकता। इसीलिए शिव और अंश दोनों ने डिसाइड किया था कि 2 मेल बॉडीगार्ड के साथ एक फीमेल बॉडीगार्ड भी रहेगी। आना और सनाया दोनों कॉलेज के लिए निकल गई और एक गाड़ी बॉडीगार्ड्स की उनके पीछे थी, जिसमें कि उन सबके बॉडीगार्ड थे और रॉकी भी अब इन दोनों के साथ रहने वाला था, यानी कॉलेज जाने और लाने का काम रॉकी करने वाला था। यह अंश ने ही डिसाइड किया था क्योंकि उसे रॉकी पर पूरा विश्वास था कि रॉकी की कुछ भी हैंडल कर सकता है। सनाया ने रास्ते में आना से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आना बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती रही। सनाया, आना आखिर कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी? आफ्टर ऑल तुम मेरी भाभी हो और दोस्त भी। आना ने कहा, मैं आपकी दोस्त नहीं हूं और ना ही आप मेरी दोस्त है।
सनाया चुप हो गई क्योंकि अब उसे भी बुरा लग रहा था कि आना को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर आना मान ही नहीं रही। दोनों कॉलेज पहुंचकर अपनी अपनी क्लासेस में चली गई। मेल बॉडीगार्ड उनकी क्लास से थोड़ा सा दूर खड़े थे पर पूरी नजर रख रहे थे और फीमेल बॉडीगार्ड आना और सनाया की क्लास के बाहर ही थी। आना को जैसे ही मिशी और लूसी को देखा वो खुश हो गई। मिशी वो तो आना के कस के गले से लगी और बोली, आना तुम कहाँ थी, इतने दिन तुम्हें कितना मिस किया। मिशी ने फिर कहा कि लूसी ने बताया कि तुम इंडिया चली गई थी। सनाया ने भी हमें ये बताया। सनाया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ पर लूसी को विराट ने बताया। आना ने हैरानी से लूसी की तरफ देखा तो लूसी ने आंखों के इशारे से ही उसे चुप रहने के लिए कहा। आना पहले तो हैरान रह गई पर लूसी के इशारे समझकर वो चुप हो गई। फिर मिशी, लूसी और आना तीनों अपने अपने डेस्क पर बैठ गई। तीनों इकट्ठी बैठी थी, बीच में आना थी। मिशी बार बार पूछ रही थी कि आना तुझे क्या हुआ था, तू कहाँ थी इतने दिन और हमें बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अगर तू इंडिया थी तो इंडिया से कब वापस आए। आना को कुछ भी नहीं पता था कि वो मिशी को क्या जवाब दे क्योंकि लूसी उसे लगातार चुप रहने का इशारा कर रही थी। आना ने यही कहा कि मिश, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी कि आखिर क्या बात है, मैं कहाँ थी। वो बॉडीगार्ड बाहर ही खड़ी थी और उन तीनों पर नजर रख रही थी। फिर क्लास में टीचर आए। उन्होंने आना से पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थी तो आना ने कहा कि सर मैं इंडिया गई थी कुछ काम से पर अब मैं वापस आ गई हूं। फिर क्लासेस के बाद लूसी ने धीरे से आना को बोला, आना मेरे साथ बाथरूम में चलो अकेले। आना ने लूसी की तरफ देखा और हाँ में से हिला दिया। फिर उन्होंने मिशी को बोला कि तुम यहीं रुको, हम वॉशरूम होकर आते हैं। मिशी ने भी बोला कि मैं भी साथ में जाऊंगी पर आना ने नहीं, ये कहकर उसे समझा दिया कि तुम यहीं रुको, क्लास का टाइम हो गया है। तीनों गायब हो गई तो सर से डांट पड़ेगी। लूसी आना के साथ वॉशरूम चली गई। पीछे पीछे उसकी बॉडीगार्ड भी थी। आना उसके सामने बात नहीं कर सकती थी। फिर आना ने अपनी बॉडीगार्ड को बोला कि आप बाथरूम के बाहर ही वेट कीजिए, हम दोनों आती है। बॉडीगार्ड ने बोला, नो मैडम मैं आपके साथ चलूंगी। तो आना ने गुस्से से कहा, नहीं आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, आप यही रहेगी, मैं और लूसी 2 मिनट में आ रहे हैं। बॉडीगार्ड लगातार अंश के कांटेक्ट में थी। फिर अंश ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है उन्हें जाने दो पर बाहर ही रहना और नजर रखना। अंश को लूसी पर शक नहीं था क्योंकि वो दोनों उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हमेशा इकट्ठे रहती थी। बाथरूम के अंदर जाकर लूसी ने आना को बोला, आना तुम कहाँ थी। तो आना रोते रोते उसके गले लग गई और बोली, पहले तुम बताओ विराट से बात हुई और विराट कहाँ है। तो लूसी ने कहा, सुनो किसी को मत बताना पर विराट यही जर्मनी में है और वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आना ने कहा, कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है। तो लूसी ने उसे कुछ बताया तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर क्लासेस के बाद लूसी और मिशी हॉस्टल के लिए निकल गई। उन्होंने आना को आंख के इशारे से कुछ बोला, आना समझ गई। फिर आना ने अपनी बॉडीगार्ड को देखकर कहा कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एक टीचर से मिलना है, मेरी पढ़ाई काफी पीछे रह गई है, इसीलिए आप यहीं रुकिए। तो बॉडीगार्ड, मैं आपके साथ जाऊंगी। आना चुपचाप चली गई। फिर बॉडीगार्ड ने उसकी बात अंश से कराई तो अंश ने बोला, जो भी टीचर से तुम्हें मिलना या जो भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तुम्हें टीचर घर आ जाएगी पढ़ने। अभी सनाया वेट कर रही है, घर जाओ। आना ने कहा कि प्लीज बस कुछ नोट्स लेने हैं, सिर्फ 10 मिनट का काम है। आप बॉडीगार्ड को बोलिए बाहर ही रहे, मैं एक टीचर से मिलकर आ जाऊंगी सिर्फ नोट्स लेकर। अंश मना तो करना चाहता था पर उसने ये सोचकर मना नहीं किया कि आना बड़ी मुश्किल से उनकी बात माननी शुरू हुई है, कहीं ऐसा ना हो फिर से गुस्सा करे। अंश ने कहा कि ठीक है, सिर्फ 10 मिनट अपने उसे टीचर से नोटिस लेना और वापस घर चले जाना, बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ ही रहेगी। फिर उसके केबिन के बाहर आना ने बॉडीगार्ड को बोला कि तुम यही वेट करो क्योंकि मुझे अंदर अकेले ही जाना होगा। बॉडीगार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अंश ने ही बोला था और वो बाहर खड़ी रही। आना रूम के अंदर चली गई। रूम के अंदर जाकर उसने जैसे ही चारों तरफ देखा तो विराट खड़ा था। विराट ने बहाने से बोला, दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि बॉडीगार्ड बाहर ही खड़ी थी और वो दरवाजा बंद नहीं करने दे रही थी। बॉडीगार्ड ने बोला, सॉरी आई कैन टी सर। तो विराट ने बोला, मुझे इसे समझना है कुछ, आप इस तरह से हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो पहले ही काफी पीछे है। बॉडीगार्ड भी चुप रही। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ आना रोते रोते विराट के गले लग गई और काफी ज्यादा रोने लगी। विराट ने उसे बड़े आराम से पीछे किया और बोला, अब मुझे बताओ जान, क्या हुआ था, तुम कहाँ थी इतने दिन, में कितना परेशान था तुम्हारे लिए और तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। विराट ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया और शांत किया और बोला, मुझे अब सारी बात सच सच बताओ। तो आना ने विराट को सब सच बता दिया कि कैसे उसे किडनैप किया गया, फिर उसका रेप किया गया और उसके बाद कैसे उन दोनों भाइयों ने उससे शादी की और अब जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं और इसमें सनाया भी मिली हुई है। विराट की आंखों में आंसू आ गए ये सुनते ही कि आना का रेप हुआ है और उन दोनों भाइयों ने उससे शादी की है। उसने गुस्से से टेबल के ऊपर का सारा सामान नीचे से फेंक दिया और गुस्से से वो उबल रहा था। उसके माथे की नसें उबर कर दिख रही थी। उसने अपना हाथ जोर से खिड़की पर मारा और बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें बचाने की कितनी कोशिश की पर मैं हार गया, नहीं बचा पाया तुम्हें। आना उठी और पीछे से ही विराट के गले लग गई और बोली, विराट प्लीज ऐसा मत करो, तुम जानते हो कि तुम ही मेरी हिम्मत हो, अगर तुम इस तरह से करोगे तो मैं क्या करूंगी। फिर आना ने कहा कि विराट मुझे उनके साथ वापस नहीं जाना,
प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। तो विराट ने कहा नहीं जान, अभी तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें भी पता है कि ओबरॉय ब्रदर्स कितने पावरफुल है और कितने खूंखार है, खासकर वो तुम्हारा अंश ओबरॉय, क्योंकि मैं इनके बारे में पता चला लिया है, पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम ओबरॉय ब्रदर की कैद में हो। फिर आना ने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम यहां से भाग चलते हैं, हम अमेरिका चलते हैं। विराट ने कहा नहीं आना, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते, क्योंकि जयवीर ठाकुर को शायद मेरे बारे में पता चल गया है, क्योंकि सोनी पिछले एक हफ्ते से लापता है और उसका किसी को कुछ नहीं पता, और मुझे लगता है कि जयवीर ठाकुर को सोनी का पता चल गया है। आना रोने लगी, बोली कि सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम दोनों भी मेरी वजह से फंसे हो, और पक्का बबीता आंटी को भी उन्होंने कुछ कर दिया होगा। विराट ने उसे शांत किया और बोला सुनो मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम्हारा ओबरॉय ब्रदर्स के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों ही तुम्हें जयवीर ठाकुर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आना ने कहा शायद इन दोनों भाइयों को कुछ पता है, उन्होंने मुझे एक बार बात की थी कि इंडिया से भागकर मैं आए हूं। तो विराट ने कहा इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत पावरफुल और खतरनाक है, इसीलिए जयवीर ठाकुर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। आना ने बताया था विराट को कि सिर्फ एक बार रेप के अलावा इन दोनों भाइयों ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं थी, और शिव उसे बड़े प्यार से रख रहा है, उसकी हर बात सुनता है। विराट ने आना को कुछ बताया, कुछ प्लान समझाया, और फिर कुछ एक फाइल देकर भेज दिया कि किसी को शक ना हो, इसमें तुम्हारा पिछले सारे नोट्स है। आना जाना तो नहीं चाहती थी, पर विराट ने उसे समझा बूझकर भेज दिया कि अभी तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, वरना किसी को शक हो जाएगा। एपिसोड 47। आना रोते रोते वहां से निकली। विराट ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया था कि आना प्लीज अपने आप को संभालो। विराट ने उसका हुलिया सुधार, क्योंकि आना के बाल बिखर चुके थे और वो काफी ज्यादा रो रही थी, और रोने से उसका चेहरा लाल हो गया था, और विराट नहीं चाहता था कि किसी को भी कुछ शक हो। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद आना बाहर निकली तो बॉडीगार्ड ने उसे हैरानी से देखा, तो आना ने कहा चले। बॉडीगार्ड चुप करके आना के साथ चली गई। सनाया पहले ही अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ और फीमेल बॉडीगार्ड के साथ जा चुकी थी, क्योंकि उसकी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और आना को टाइम लगने वाला था, और विराट उस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आया था, क्योंकि उसे सनाया के थ्रू सारी बात पता करनी थी। उसे नहीं पता था कि आना आज कॉलेज आने वाली है, वो तो सनाया से मिलना चाहता था, और उसे पता था कि वो सनाया से इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। आना के जाने के बाद विराट धमम से सोफे पर बैठ गया। जो हिम्मत उसने आना के सामने बचाकर रखी थी अब वो टूट चुकी थी। कितना कुछ किया था उसने आना को बचाने के लिए, और आना अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। विराट की आंखों में आंसू थे। उसने कहा आना ये क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं तुम्हें। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप से कहा कि जिस सनाया की वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, उसे सनाया को उससे भी बुरी सजा दूंगा मैं। याद रखना, जिस तरह से उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम्हारे साथ इतना बुरा करने में हाथ है, अब उस सनाया को पता चलेगा जब उसका भी दिल बुरी तरह से टूटेगा, और इसकी सजा मैं उसे दूंगा। अब सनाया के साथ भी वही होगा जो उसने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की है। विराट के दिमाग में कुछ तो गलत चल ही रहा था। आना घर आ गई, वो बिल्कुल चुप चुप थी। शिव भी आज ऑफिस गया था, क्योंकि ये दोनों कॉलेज गई थी। उसे काफी दिन हो गए थे ऑफिस गए, पर वो दोनों भाई सनाया और आना पर पल पल की नजर रख रहे थे। उन्हें पता था सनाया स्मार्ट है, सब संभाल लेगी, लेकिन आना वो बहुत ज्यादा मासूम है, वो नहीं संभाल पाएगी। ऑफिस में दोनों भाई बैठे थे। शिव ने कहा अंश कुछ पता चला। अंश ने कहा कि नहीं, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता चल रहा कि आना किससे डरकर भागी थी। बस इतना पता चला है कि आना भागकर जर्मनी आई थी, क्योंकि उसकी सारी डिटेल से पता चला है कि शायद उसका पासपोर्ट भी सिर्फ 3 दिन पहले बनाया गया था, और उसका पहला वीजा जर्मनी का था, और शायद वीजा लगने पर भी कुछ मदद ली गई थी, और वो हमेशा इंडिया जाने के नाम से डरती है, इंडिया जाना नहीं जाती। शिव ने कहा तो क्या किया जाए, कैसे पता करे। अंश ने कहा कि बहुत जल्द मैं पता करने की कोशिश करता हूं, तू बस आना को इसी तरह से प्यार से अपने हाथ में करता है। शिव ने कहा वही तो मैं कर रहा हूं, उसे ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूं, पर शायद कहीं ना कहीं वो अभी गुस्सा है और नहीं चाहती हमारे साथ रहना। तो अंश ने कहा उसे इतना क्यों नहीं समझ आ रहा कि हम उसे कितना प्यार कर रहे हैं, ये चीजों से क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो शिव ने कहा कैसे दिखाई देगी, हमने जो किया वो क्या कम था। अभी वो बात ही कर रहे थे कि लगभग 7 फीट का एक लंबा चौड़ा इंसान, जो कि बॉडी बिल्डर टाइप था, और शायद उसका वजन 150 किलो से भी ऊपर होगा। बाल लंबे बाल, पीछे बालों की एक चोटी बनाई हुई, एक आंख पत्थर की, और चेहरे पर इतना बड़ा कट उसे देखकर ही लग रहा था कि जैसे कोई चलता फिरता जिन घूम रहा है, कोई शैतान। जैसे ही वो ऑफिस में आया सब लोग डर के पीछे हो गए, क्योंकि सब शायद उस आदमी के बारे में जानते थे। इसीलिए लड़कियां भी उसे देखकर उन्होंने अपना चेहरा नीचे छुपा लिया, क्योंकि वो लग ही इतना डरावना रहा था। उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसने सीधा लिफ्ट से ऊपर शिव के ऑफिस का बटन दबाया। फिर वो जैसे ही ऑफिस की तरफ आ गया, ऑफिस के बाहर उसने विशाल को खड़े देखा। विशाल भी उसे देखकर एक बार में सहम गया। उसने दरवाजा नॉक कर दिया तो शिव ने कमिंग बोला, क्योंकि उसे पता था कौन आया है।
वो आदमी सीधा अंदर चला गया। उसे देखकर शिव और अंश दोनों ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसने अंश को देखा अपना सर झुका लिया और हेलो बोला। फिर उसने कहा कि आई एम हियर। अंश ने जैसे ही उसे देखा अपनी एक आईब्रो रेस की और बोला तुम यहाँ। कोबरा कोबरा ने हाँ में सिर हिलाया और शिव को देखते हुए कहा देयर इज अ मैसेज फॉर यू। शिव ने अंश की तरफ देखा। इसका मतलब था कि वो अंश के सामने वो बात नहीं करना चाहता था, पर अंश ठीक बना वही बैठा रहा। फिर कोबरा ने शिव को कुछ मैसेज दिया तो शिव ने हाँ में सिर हिलाया और उसे कुछ बताया और वहां से भेज दिया। अंश ने जैसे ही सुना उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिव की तरफ देखा तो शिव ने अंश को देखकर इग्नोर किया। तो अंश ने बोला क्या करेगा अब। शिव ने कहा कि वही जो करना चाहिए। अंश जोर जोर से हंसा और बोला तो इसका मतलब 3 दिन बाद तुझे जर्मनी से बाहर जाना है, तो फिर तो एंजल और सानू के पास मुझे रुकना होगा। अंश ने बड़े ड्रामेटिक वे में कहा पर नहीं नहीं, अभी शर्त के अनुसार मेरे 5 दिन पड़े हैं। नहीं नहीं 4 दिन पड़े हैं और मैं अपनी शर्त बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता। तुमने मुझे सजा दी है उसे मैं पूरी करना चाहता हूं। शिव ने ना में अपना सिर हिलाया। वो अंश की नौटंकी समझ रहा था। शिव ने उसको देखकर कहा तो ठीक है, सानू और प्रिंसेस को अकेला छोड़ देते हैं, बॉडीगार्ड तो है ही अब साथ में 24 घंटे। अंश ने शिव की तरफ देखा और बोला ज्यादा स्मार्ट मत बन, मेरे से ज्यादा स्मार्ट नहीं है तू तो। शिव ने कहा बेशक, पर तेरे जितना दम भी नहीं है। फिर कुछ देर बाद अंश मैंशन की तरफ चला गया और शिव फार्म हाउस की तरफ। अगले दिन सनाया और आना कॉलेज आ चुकी थी। सनाया की क्लास में आज एक नए प्रोफेसर आए और उन प्रोफेसर को देखते हुए सब लड़कियां फ्लैट हो रही थी, क्योंकि उनके आगे एक और बहुत ही हैंडसम लंबा चौड़ा अच्छी बिल्ड वाला इंसान उनके आगे था। लड़कियां ओ गॉड कितना स्मार्ट प्रोफेसर है, कहीं से भी यह हमारा टीचर नहीं लग रहा, काश हमारे साथ पढ़ता। सनाया ने भी उसे प्रोफेसर को देखा तो उसे भी वो बहुत हैंडसम लगा, पर सनाया को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो चुप रही। फिर उसे प्रोफेसर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हेलो आई एम श्री अभय फ्रॉम इंडिया और आई एम योर न्यू प्रोफेसर। हेलो आई एम अभय सक्सेना फ्रॉम इंडिया एंड आई एम योर न्यू टीचर। फिर उसने सबका इंट्रोडक्शन लिया और पढ़ना शुरू किया। फिर उसे प्रोफेसर ने पढ़ना शुरू किया और लड़कियां तो जैसे पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, पर सनाया का पूरा ध्यान पढ़ाई में था और उस प्रोफेसर का सनाया में वो सिर्फ सनाया को ही देख रहा था। ये प्रोफेसर कोई और नहीं विराट था। विराट अपने चाचा की मदद से इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट हुआ था, क्योंकि वो सनाया के करीब आना चाहता था। पहले उसका मकसद आना के बारे में पता कराना था, पर अब उसका मकसद था आना का बदला सनाया से लेना था। विराट ने देखा कि सनाया उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। वो कुछ सोचने लगा। उसने सनाया के बारे में कॉलेज में पता कर लिया था कि वो बहुत ही स्टूडियस और अच्छी स्टूडेंट है और काफी इंटेलिजेंट भी। लूसी ने उसे सब बता दिया था और अभी अभी उसके साथ कुछ केस हुआ था जो कि हमने पहले ही बता दिया है। फिर विराट ने कुछ सोचते हुए कहा कि मैं एक वर्कशॉप प्लान कर रहा हूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है प्लीज वो मुझे नाम लिखवा दे। फिर विराट ने कहा और मेरे साथ साथ मिस सनाया आया इसे लीड करेंगे। मैं यहां पर नया हूं तो मुझे ज्यादा पता नहीं है इस कॉलेज का स्टूडेंट का, इसलिए मैं चाहता हूं मिस सनाया मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे और मेरे साथ साथ इस वर्कशॉप को लीड करने में हेल्प करे। सनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली बट सर मुझे मेरे भाइयों से पूछना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कहीं जाने की परमिशन देंगे। विराट ने कहा मिस सनाया हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यही कॉलेज के साथ में भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक वर्कशॉप प्लान की है, जिससे कि प्रैक्टिकली सब कुछ ज्यादा समझ आएगा। तो आई थिंक आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डॉन टी वरी आई विल बी देयर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके भाइयों से भी बात कर लूंगा। थिंक अबाउट इट। सनाया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर विराट ने कहा कि सनाया क्या तुम मुझे मेरे केबिन में आफ्टर क्लासेस मिल सकती हो, एक्चुअली मुझे कुछ हेल्प चाहिए। सनाया पहले तो हैरान रह गई कि वो एक स्टूडेंट है तो क्या हेल्प कर सकती है, बट फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। वो अपने प्रोफेसर को क्या मना करती। सारी लड़की सनाया से जल रही थी पर सनाया उसे आया उसे पर किसी बात का कोई असर नहीं। इधर विराट अपने केबिन में आकर यही सोच रहा था कि वो सनाया के करीब कैसे जाए, कैसे उससे बदला ले और क्या ऐसा करे कि जो तकलीफ आना और उसे पहुंच रही है वही तकलीफ सनाया और उसके भाइयों को पहुंचे। वो अपने आप में ही कुछ तो करना होगा। ये सनाया तो बिल्कुल मेरी तरफ देख भी नहीं रही, कुछ तो ऐसा मुझे करना होगा कि यह मेरे जाल में फंसे। सनाया अपनी क्लासेस के बाद विराट की केबिन में आई और फिर वो विराट से कुछ बात करने लगी। विराट ने उसके सामने यही कहा कि वो इस कॉलेज में नया है और उसने सनाया के बारे में अच्छे से सुना है कि शी इज अ वेरी गुड और इंटेलिजेंट गर्ल एंड फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। तो सनाया ने हाँ कहा तो विराट ने कहा मिस सनाया मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता, आई एम न्यू हियर, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं। तो उसने कहा कि सर मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। तो विराट ने कहा क्या आप मुझे इस शहर के में घूमने सकती है, ताकि मुझे इस शहर का पता चले कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सो दैट मुझे परेशानी ना हो। सनाया हैरान रह गई कि विराट आखिर उससे ही क्यों हेल्प मांग रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो थोड़ा सा झचकी कि विराट उसकी झिझक समझ सकता था। उसने सनाया को देखकर कहा कि
मिस सनाया, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे देखकर सारी लड़कियों का क्या रिएक्शन था ये तो आप जानती ही है। वो मुझे घूमती कम और मुझ पर नजर ज्यादा रखती जिससे कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाता और लड़के तो वैसे ही जेलस हो रहे थे और मुझे कहीं और ही छोड़ आते। सनाया हंसने लगी। उसने कहा, यह बात तो सही है सर, मैंने भी सुना था कि लड़कियों आपको देखकर क्या कह रही थी। विराट ने कहा, तो फिर आपने क्या सोचा आप मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप ही एक ऐसी थी जिसका ध्यान मेरे से ज्यादा पढ़ाई की तरफ था। तो सनाया ने कहा था, आपको सर मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट उसके लिए मुझे मेरे भाइयों से परमिशन लेनी होगी। विराट को गुस्सा आ रहा था कि हर बात पर इसके भाई बीच में आ रहे हैं। उसे तो अब ओबरॉय ब्रदर्स के नाम से भी नफरत हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कहा कि ऑफकोर्स मिस सनाया, आप अपने भाइयों से परमिशन ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब कंफर्टेबल हो मुझे बता देना। और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस वर्कशॉप में जरूर चले, वरना शायद लड़कियों के साथ मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये जॉब ही छोड़नी पड़े, क्योंकि जिस तरह से लड़कियां मुझे देख रही थी मुझे तो खुद की ही इज्जत खतरे में लग रही थी। सनाया ने हैरानी से विराट की तरफ देखा और हंसने लगी। सनाया और विराट दोनों हंसने लगे कि अचानक कैबिन का दरवाजा खोला और कोई अंदर आया, जिसे देखकर विराट की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई और जैसे ही सनाया ने भी उसे इंसान को दिखा वह भी हैरान रह गई। आखिर विराट सनाया के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है और कौन आया होगा केबिन में, जिसे देखकर विराट की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 48। विराट किसी भी तरह सनाया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोच लिया था वो कुछ भी करेगा पर सनाया को मना कर ही रहेगा कि अचानक केबिन का दरवाजा खुला और विराट और सनाया ने हैरानी से उसे और देखा तो देखा कि आना केबिन में बिना पूछे ही आ गई। विराट की आंखें डर से बड़ी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि आना कुछ बोल दे और उसके किए कराए पर पानी भर जाए। सनाया ने आना से कहा, आना तुम यहां और इस तरह प्रोफेसर का केबिन में बिना नॉक कैसे आए। आना ने जैसे ही सनाया को देखा तो वो कुछ बोलने लगी तो विराट ने उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया। आना ने कहा कि ओह सॉरी, मुझे लगता है मैं किसी गलत केबिन में आ गई, मुझे रेवन सर के ऑफिस जाना था। आना वहां से जाने के लिए मुड़ी तो सनाया ने कहा कि आना एक मिनट। आना ने घूमकर उसकी तरफ देखा तो सनाया ने कहा, यह है मिस्टर अभय, हमारे कॉलेज के नए प्रोफेसर और यह यहाँ जर्मनी में बिल्कुल नए हैं, आज की इंडिया से आए हैं। आना ने विराट की तरफ देखा और हेलो बोल तो सनाया नहीं बोला, सर यह मेरी भाभी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। जैसे ही उसने बोला भाभी, विराट को गुस्सा आने लगा और आना उस सनाया को देखकर कहा, मैं सिर्फ इसकी भाभी हूं, दोस्त नहीं, और वो वहां से चली गई। सनाया को बहुत बुरा लगा कि कैसे प्रोफेसर के सामने भी आना ने उससे बात की थी। विराट वो सनाया के चेहरे पर सादनेस फुल कर सकता था। उसने उसे देखकर कहा, अभी तो तुम्हें इससे भी ज्यादा दुखी होना है, पल पल दुखी होना है, तुम देखना मैं कैसे तुमसे मेरी आना को परेशान करने का बदला लेता हूं। जिसने आंसू उसने बहा है उसे दुगने आंसू, अगर मैंने तुम्हारे नहीं निकले तो मेरा नाम भी विराट नहीं। सनाया ने विराट की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। विराट भी वैसे ही मुस्कुरा दिया और फिर सनाया को बोला कि प्लीज मुझे अब ना मत कहना कि आप मेरी हेल्प करेंगे और प्लीज अब मना मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो इस कॉलेज की लड़कियों से अनकंफर्टेबल होकर मुझे ये जॉब चेंज करनी पड़े। सनाया ने विराट की तरफ देखा और हंस दी और कहा कि सर डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, बस मुझे मेरे भाइयों से परमिशन लेनी पड़ेगी, बट मेरे भाई मना नहीं करेंगे, मेरी हर बात मानते हैं। विराट ने मन में कहा कि हाँ वो तो मैं जानता ही हूं, तभी तो तुम्हारे कहने पर उन्होंने आना को इतना टॉर्चर किया। विराट मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने सनाया को मना लिया है। फिर सनाया वहां से बात करने के बाद चली गई। विराट अपने मन में ओह गॉड, इस शक तो नहीं हुआ ना, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा पर आना क्यों आई थी, क्या बात करना चाहती थी वो। सनाया के चक्कर में मुझे आना को इग्नोर करना पड़ा। अब उसे आना की फिक्र हो रही थी। इधर आना बाहर आकर अपनी ही कश्मकश में थी कि सनाया विराट के केबिन में क्या कर रही है और कैसे हुए दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। जैसे ही सनाया बाहर आई उसने गाड़ी के पास ही आना को देखा और बोला घर चले, तो आना ने हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आना ने फिर पूरे रास्ते सनाया से बात नहीं की। रात को डाइनिंग टेबल पर सनाया, शिव और आना बैठे थे। सनाया, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है। सनाया, भैया हमारे कॉलेज में नए प्रोफेसर आए हैं, उन्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए और एक वर्कशॉप में भी मुझे उनके साथ लीड करना है, क्योंकि उन्हें यहाँ का जर्मनी का कुछ भी नहीं पता और उन्होंने मुझे ही चुना है। पूरे दिन के लिए वर्कशॉप के लिए जाना पड़ेगा। शिव ने कहा कि सानू जाना जरूरी है क्या, मतलब आई मीन अगर तुम अवॉइड कर सकती हो तो। भैया अगर अवॉइड कर सकती तो मैंने पहले ही बोल दिया है, पर उस वर्कशॉप से मेरा भी फायदा होगा। आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं, उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर जाना जरूरी है तो तुम प्रॉपर बॉडीगार्ड्स के साथ जाओगी। सनाया ने कहा भैया डॉन तीवरी बॉडीगार्ड मेरे साथ ही रहेंगे और प्रोफेसर ने भी बोला है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो वह भी वहां होंगे। शिव ने कहा वो तो ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और किसी अजनबी से बात करने की कोशिश मत करना। फिर सनाया ने आना की तरफ देखा और बोला आना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, अगर तुम्हें कुछ हेल्प की जरूरत है मुझे बता सकती हो।
शिव ने भी आना की तरफ देखा। आना ने बड़ा रुखा सा जवाब दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है हेल्प की, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अब शिव को भी बहुत बुरा लग रहा था कि आना मानने की कोशिश ही नहीं कर रही, किसी तरीके से मान ही नहीं रही है। रात को कमरे में शिव सामने सोफे पर बैठा था और आना साथ में ही अपनी बुक्स लेकर उसमें नोट्स बना रही थी। फिर शिव ने कहा कि प्रिंसेस तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो। तो आना ने कहा कि नहीं, मुझे न्यू प्रोफेसर ने नोटिस दे दिए हैं, मैं उससे कर लूंगी। शिव, प्रिंसेस सनाया से इस तरह से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें उसका कोई कसर नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूं। फिर भी बार बार तुम उससे रूखी रूखी बात करती हो, उसका भी मूड खराब होता है और मेरा भी। आना ने कहा तो क्या मैं आप दोनों के मूड के हिसाब से चल, मेरा आपके साथ रहते हुए जो मूड खराब होता है उसका क्या। शिव ने अपना लैपटॉप साइड पर रखा और उसके पास आ गया और बोला, हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है, तुम समझती क्यों नहीं हो, सिर्फ एक गलती हुई है। और तो आना ने कहा कि क्या वो गलती छोटी सी थी, एक बात बताएं, अगर कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या करेंगे आप। तो शिव को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा कि क्या उसे जान से मार डालूंगा। तो आना हंसने लगी, कहती तो फिर आप दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। शिव चुप रहा, उसके पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। वो वहां से उठ गया अपना सिगरेट बॉक्स लेकर और बालकनी में आकर झूले पर बैठकर सिगरेट पीने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आना की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी कि अगर कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करे तो वह क्या करेंगे, पर वह क्या करे, अपने दिल के हाथों मजबूर है। शिव ने कहा, अंश तूने ये ठीक नहीं किया, हम उसे मनाने की कोशिश करते, पता नहीं कब तक उसके दिमाग से ये सब निकलेगा। दूसरा दिन आना और सनाया कॉलेज के लिए चली गई। सनाया ने शिव को बता दिया था कि वो कॉलेज के बाद अपने नए प्रोफेसर के साथ उसे शहर के बारे में थोड़ा बताने के लिए जाएगी। उसके बॉडीगार्ड उसके साथ ही थे। शिव ने भी उसे परमिशन दे दी थी, हालांकि अपने बॉडीगार्ड के जरिए शिव और अंश पर पल पल की नजर रख रहे थे। आना ने भी विराट को बता दिया था कि बॉडीगार्ड्स उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, इसीलिए जो भी करे सोच समझ कर करे। शिव को आज ही रशिया के लिए निकलना था, वो पहले ऑफिस गया और सारा काम देखा, फिर अंश को सब समझाकर वो शाम को ही रशिया के लिए निकल गया। अंश, अब आएगा मजा, अब मैं अपनी एंजल के साथ अकेला, और यह परमिशन मुझे शिव ने ही दी है, खुद ही। शिव रसिया के लिए निकल गया, उसके साथ साथ कोबरा भी था। कोबरा रास्ते में ही शिव को कुछ बता रहा था इधर फार्म हाउस में। अंश घर आया तो जैसे ही उसे सानू को देखा, सानू हाल में ही फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने उसको देखकर हैरानी से पूछा, भैया आप, और उसके गले लग गई। अंश ने कहा कि कहाँ सानू, शिव कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, इसीलिए अब तुम्हारे साथ और एंजल के साथ मैं रहूंगा। सनाया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अंश ने पूछा, कहाँ है एंजल। सनाया ने बताया कि वो ऊपर अपने कमरे में है। अंश से तो वेट ही नहीं हो रही थी, एक तो उसकी सजा के 2 दिन पहले ही शिव ने खुद ही उसे परमिशन दे दी थी। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ गया। सनाया उसे देखते ही रही, वो उसकी अंश की बेताबी देख सकती थी। सनाया ने अपने आप से कहा, काश आना तुम समझने की कोशिश करना, मानती हूं मेरे भाइयों ने गलत किया है, पर वो सच में तुमसे प्यार करते हैं, उनकी आंखों में मैं पढ़ सकती हूं, वरना मेरे भाई को कभी किसी की परवाह ही नहीं करते। उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोच है, पर तुम्हारे बारे में वो बिना तुमसे पूछे तुम्हारी जितनी परवाह कर रहे हैं मुझे ही पता है। फिर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। अंश जैसे ही अंदर आया, उसने अपना ब्लेजर उतारा और बड़ी बेसब्री से पूरे कमरे को देखा। आना वहां नहीं थी। उसने जल्दी से जाकर बाथरूम में देखा तो आना वहां भी नहीं थी। फिर उसने बेताबी से कहा कि कहाँ हो एंजल, जल्दी सामने आओ, अब तो रहा भी नहीं जा रहा। जैसे उसने बालकनी का दरवाजा देखा, झट से बालकनी की तरफ गया। फिर उसे देख के आना बालकनी में ही चेयर पर बैठी सामने टेबल पर अपनी किताबें रखे पढ़ रही है। चेयर पर ही चौकड़ी मारी हुई है और पूरी तरह से किताबों में खोई हुई है। वैसे ही पीछे जाकर आना को गले से लगा लिया। आना को जैसे ही एहसास हुआ, उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई और उसने हड़बड़ी में पीछे देखने की कोशिश की, पर अंश ने कस के आना को पीछे से पकड़ा हुआ था। आना तो हिल भी नहीं पाई। फिर अंश ने उसे खड़ा किया, फिर से छोड़ा और उसे अपने सामने किया तो आना ने देखा ये शिव नहीं अंश है। वह उसे को देखकर एकदम से वो डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। अंश देख पा रहा था कि आना उससे अभी भी डर रही है, झिझक रही है। अंश को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आना की पल पल की एक्टिविटी अपने कैमरा में देखते था कि शिव के आने से आना उसे इस तरह से डरती नहीं थी, झिझकती नहीं थी, बल्कि अपनी बात पूरे गुस्से और हक से रखती थी। अंश आना की आंखों में अपने लिए डर फील कर सकता था। उसे वहीं खड़े खड़े आना को वार्निंग देने के लहजे में बोला, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। और जैसे ही अंश ने बोला, आना सहम गई और उसके कदम अपने आप रुक गए। फिर उसने वैसे ही अपने चेहरे पर सख्ती लाकर कहा, मेरे पास आओ, और उसे हाथों से अपने पास आने का इशारा किया और बोला, एंजल मेरे पास आओ। आना नैना में अपना सिर हिलाया तो अंश को गुस्सा आया। उसने अपनी एक आईब्रो रेस की और बोला, मेरे पास आओ। आना उनसे डर रही थी क्योंकि अंश से जब जब वह मिली थी अंश ने उस पर गुस्सा किया था, इसीलिए वो आज भी अंश की गुस्से से डरती थी। वो धीरे धीरे अंश की तरफ अपने कदम लेने लगी और अंश उसे हाथों के इशारे से ही अपने पास आने के लिए कहता रहा।
अंश वैसे ही वहां खड़ा रहा और आना को अपने पास आने का इशारा करता रहा। जैसे ही आना उसके करीब पहुंची, अंश ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसने उसे इतनी कश के सीने से लगाए जैसे कब का प्यासे को पानी मिल गया हो। आना कसमसने लगी और धीरे धीरे उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर अंश उसे वैसी ही अपनी बाहों में भरता रहा। फिर उसने धीरे धीरे उसकी नेक पर अपनी टंग चलाकर अपनी हरकत शुरू कर दी। फिर वो बोला, तो एंजल, इस खुशबू को कितना मिस किया मैंने, सच में तुम एक चुंबक हो जिसकी तरफ में खींचा चला आता हूं। फिर उसने आना को अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोल, क्या जादू है तुम्हें एंजल, सच में नहीं पता कितनी लड़कियों के करीब गया पर कभी भी वो फील नहीं किया जो तुम्हारे लिए करता हूं। हर समय तुम्हारे लिए प्यासा रहता हूं, तुम्हें देखने के लिए तरस जाता हूं। इस अंश ओबरॉय के सामने दुनिया झुकती है, लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती हैं, पर यह अंश ओबरॉय पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर पागल है। फिर उसने वैसे ही उसे देखते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आना डर रही थी क्योंकि अंश की करीबी हमेशा उसे डरती थी। उसे शिव से डर नहीं लगता था क्योंकि शिव उस पर वैसे गुस्सा नहीं करता था, पर अंश उसका तो कुछ पता नहीं था कि कब क्या कर दे। शिव ने भी बताया था कि अंश गुस्सैल है और जिद्दी भी। आना नहीं हल्का हल्का छूटने की कोशिश की, पर अंश ने सख्ती से उसे देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है जान। आना सहम गई और वैसे ही खड़ी रही। अंश ने उसके होठों से लेकर उसके चीक्स पर सब जगह किस करता रहा और फिर लास्ट में उसके होठों को अपने होठों में लेकर इस तरह से चूम रहा था कि जैसे इस टेस्ट के लिए वो कब से मरा जा रहा। वो लगातार उसके होठों को चूमता रहा, कभी अपर लिप को शक करता, कभी नहीं किया नीचे के। आना कुछ भी नहीं कह रही थी क्योंकि उसे अंश के गुस्से से डर लगता था, पर अब वो उसे छूटने की कोशिश करने लगी क्योंकि अब उसका दम घुटने लगा था। एपिसोड 49। अंश ने उसके होठों को अपने होठों में लेकर पूरे प्रेशर के साथ किस करना शुरू किया। उसकी किस में ही उसकी बेताबी, उसकी बेसब्री दिख रही थी कि वो कितना ज्यादा बेताब हो रहा है। आना को पूरी तरह से फील करने के लिए उसके हाथ उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर सब जगह चल रहे थे। अंश इतनी बेसब्री और बेताबी के साथ आना की होठों पर अपने होठों का दबाव बनाए उसे चूम रहा था कि आना की सांसें उखड़ने लगी थी, उसके होंठ दर्द करने लगे थे और उसकी पकड़ उसके अंश के कंधों पर कस गई थी। और अंश को यह महसूस करके आना को हो सांस नहीं ले पाई। उसने ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ा तो देखा कि आना लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसके आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अंश ने उससे कहा कि एक किस में ही तुम्हारा ये हाल है, सोचो अभी तो आज मैं तुम्हें पूरा खाने वाला हूं, फिर क्या होगा। आना हैरानी से उस ओर देखने लगी, उसकी आंखों में एक डर आ गया और इधर अंश आना के चेहरे को ही देखे जा रहा था और आना अपने चेहरे पर डर लिए अंश को ही देख रही थी और अपनी सांसें संभालने में जुटी थी कि तभी अंश ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसके दोनों पैर पर अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। गिरने के डर से आना ने अपने हाथ उसके कंधों पर अच्छे से कस दिए। अंश उसे वैसे ही उठाकर अंदर रूम में ले आया और उसे बड़े आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। अब तो आना को और भी डर लग रहा था। उसने कहा कि प्लीज, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। तो अंश ने कहा, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं एंजल, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा, पर थोड़ा प्यार तो कर ही सकता हूं, इतना हक तो बनता है मेरा, आफ्टर ऑल पति हूं तुम्हारा। फिर आना जैसे ही कुछ कहने वाली थी, अंश ने एक उंगली उसके होठों पर रखी और बोला, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं, वरना जरूरी नहीं कि अंश अपना हर प्रॉमिस पूरा करे। अगर मुझे अपना फायदा दिखे तो यह अंश ओबरॉय अपना प्रॉमिस भी तोड़ सकता है। आना ने कहा कि पर यह गलत है, शिव ने आज तक अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तो अंश हंसा तो उसने कहा, शिव और अंश बहुत अलग है एंजल, की तुम्हें आगे आगे पता चलेगा। फिर आना जैसे ही कुछ कहने वाली थी, अंश ने एक बार फिर उसके होठों पर कब्जा जमा लिया और पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। 5 मिनट बाद उसने उसके होठों को छोड़ा और बोला, कहा था ना एंजल गर्ल की अब मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनाई दे, सिर्फ मॉर्निंग के अलावा बस मेरा नाम, उसके अलावा तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। मुझे या तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा नाम सुनना है। आना बहुत घबरा रही थी, उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनसे कहा, बिल्कुल मेरा हक है और फिर जो तुम सोच रही हो मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। फिर जैसे ही अंश ने उसकी गर्दन पर होठ रखे, आना को पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई। उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, खबरदार मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, कोई हक नहीं है आपका मेरे पास आने का। वो अंदर से डर भी रही थी और बोला, सच में क्या कोई हक नहीं है तुम्हारे इस पूरे शरीर से? तो मैं कब का रूबरू हो ही चुका हूं। और रही बात हक की, तो मेरा तुम पर पूरा हक है, शादी की है मैंने पूरे जेन्युइन तरीके से, कोर्ट में, चर्च में और बहुत जल्द मंदिर में भी तुमसे शादी करूंगा, पूरे धूमधाम से। और रही बात इसकी, तो वो उसके सीने पर और अपनी एक उंगली पूरे उसके अपर पार्ट पर चलता हुआ बोला, योर होल बॉडी बिलोंग्स टू मी। और अगर अंश ओबरॉय अपना हक लेने को आए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए जो कर रहा हूं चुपचाप करने दो। प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। सिर्फ प्यार की वजह से ही और तुम्हारे कंफर्ट की वजह से इतने दिन दूर रहा हूं, वरना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अंश ओबरॉय को तुमसे दूर कर सके। जिस लहजे में अंश ने यह बात कही, आना पूरी तरह से डर चुकी थी, उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था।
वो कांप गई थी क्योंकि अंश का लहजा बहुत सख्त था और उसे देखकर ही लग रहा था कि अगर उसने जरा भी अब उसकी बात नहीं मानी तो वो कितना खूंखार हो सकता है। वो चुप रही। अंश के इन शब्दों में एक खौफनाक लहजा छुपा हुआ था जिससे कि आना बुरी तरह से डर चुकी थी। फिर अंश ने अचानक ही आना के निचले होंठ को अपने होठों में फंसाकर उसे अपने दांतों से जोर से काट लिया, जिससे कि आना तड़प उठी और अब उसके होंठ फिर से अंश की कैद में आ चुके थे और वो उसके होठों के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। आना के आंसू बह रहे थे पर आज अंश उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आना ने अंश को हटाने के लिए उसकी चेस्ट पर मुंह के मारंगाने शुरू किया जिससे कि वो इरिटेट हो रहा था और साथ साथ अंश अपनी हरकत कर रहा था। फिर इरिटेट होकर उसने आना को छोड़ा और उसकी ओर देखते हुए फिर वो वहां से उठा। उसने पहले ही अपने म्यूजिक सिस्टम में गाना लगा दिया था और कमरे में ही बने फ्रिज से बियर की बोतल निकाली और वहीं पर सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी नजरें आना पर से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाई। में आना को बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। आना के लिए तो ये पल सबसे हैरानी वाला था कि अंश ओबरॉय है क्या चीज, कभी क्या तो कभी क्या। अभी थोड़ी देर पहले उसे ऐसा लग रहा था कि अंश उसे छोड़ेगा ही नहीं और अभी वो उसे छोड़कर सामने सोफे पर बैठा बियर पी रहा था। आना को अंश से डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसने विराट से भी सुना था कि अंश ओबरॉय सिर्फ अपनी मर्जी करने वाला इंसान है। ओबरॉय ब्रदर्स के बारे में हर एक को पता था और विराट ने आकर सबसे पहले ओबरॉय ब्रदर्स के बारे में ही जानकारी ली थी कि शिव ओबरॉय तो एक बार किसी की बात सुन भी जाए पर अंश एक बार जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। और विराट ने आना को बताया था कि कभी भी अंश ओबरॉय के सामने ज्यादा गुस्सा मत दिखाना क्योंकि उसका कुछ पता नहीं कि कब क्या कर दे। ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और शिव ने भी बताया था आना को अंश के बारे में। इधर रूस में एक बिल्कुल अलग जगह जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आइसोलेट जगह में सिर्फ एक ही पूरे कांच का बना हुआ बहुत बड़ा कैबिन जो कि किसी महल से कम नहीं था। दिखने में ऐसा लगता था जैसे कोई सीक्रेट जगह हो। वो थी भी सीक्रेट जगह क्योंकि यहां पर होता था पूरी इलीगल एक्टिविटीज और माफिया से रिलेटेड कुछ काम। इस पूरे एरिया का ओनर था ब्लैक डेविल। सारी कंट्री से अलग अलग माफिया, गैंगस्टर और इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोग मौजूद थे और उसके भी में ही काफी बड़े बड़े अंदर ऑफिस से टाइप केबिन बने हुए थे जो कि दिखने में ही लग रहा था कितने डरावने होंगे क्योंकि यह एरिया ब्लैक डेविल का था तो दिखने में भी तो वैसा ही होगा। सब लोग वेट कर रहे थे ब्लैक डेविल की। सब लोगों के चेहरे पर मास्क थे क्योंकि यह रूल था ब्लैक डेविल का कि अगर कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता तो नहीं दिखाया जाता। ब्लैक डेविल को सबकी आइडेंटिटी पता थी क्योंकि चाहे दूसरे को ना दिखाना चाहे पर ब्लैक डेविल के साथ अगर किसी ने काम करना था तो अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बताना ही पड़ेगा, यह उसका रूल था। सब लोग वेट कर रहे थे और कुछ लोगों के चेहरे पर खौफ भी था क्योंकि शायद ब्लैक डेविल अगर यह मीटिंग बुलाई है तो जरूर कोई खास वजह है। ब्लैक डेविल की सजा बहुत भयानक थी। फिर अचानक कैबिन का दरवाजा खुला और पूरी ऊपर से नीचे ब्लैक यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड्स जाकर आसपास खड़े हो गए। उनके चेहरे पर स्कल के मास्क थे और सब बॉडीगार्ड की हाइट लगभग 7 फीट के करीब थी और हाथों में हथियार पकड़े थे। फिर लगभग उनके वहां पर आसपास सब जगह खड़े होने पर ही एंटर हुआ ब्लैक डेविल। पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़े, चेहरे पर मास्क, आंखों में गॉगल्स। ब्लैक डेविल को किसी ने भी नहीं देखा था और ना ही देखने की जरूरत करता था कोई। ब्लैक डेविल के साथ ही एक लगभग 7 फीट ऊंचा बॉडीगार्ड, दिखने में भी वो किसी शैतान से कम नहीं था। उसने भी अपने चेहरे पर वैसा ही मास्क लगाया हुआ था, आंखों में गॉगल। वो अपने दोनों हाथ आगे की तरफ हाथों में पड़े ब्लैक डेविल के पीछे पीछे ही था। जैसे ही ब्लैक डेविल एंटर हुआ सब लोग खड़े हो गए और सर झुका लिया। ब्लैक डेविल ने सबको देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया और सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग वैसे ही बैठ गए। फिर ब्लैक डेविल ने अपने हाथ से इशारा किया कि कार्रवाई शुरू की जाए, इसके लिए आए हो। एक इंसान ने कहा, ब्लैक डेविल यह मीटिंग क्यों बुलाए? ब्लैक डेविल बोला, उसके गले में एक माइक्रोफोन फिट था जिससे कि उसकी आवाज बदली हुई थी और काफी भारी आ रही थी। उसने कहा, हमें कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, हमारे बीच ही है, इतना टाइम नहीं मेरे पास। 10 तक गिनने तक वो शख्स अपने सामने पड़े ग्लास को उठाकर पी ले जिसमें कि एसिड है। सबके सब हैरान रह गए क्योंकि सबके सामने वैसा ही गिलास पड़ा हुआ था, यहां तक कि ब्लैक डेविल के सामने भी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सब हैरान रह गए कि ब्लैक डेविल चाहत तो खुद भी सजा दे सकता था। इतनी छोटी सी बात के लिए सब लोगों की मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? वो उसे शख्स को वैसे भी मौत के घाट कभी भी उतार सकता था। एक यूएस से ही माफिया उठा और उसने बोला, सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने हमारा इतना कीमती वक्त जाया किया, आप उसे खुद भी सजा दे सकते थे। हम सब अपने अपने काम में कितने बिजी रहते हैं। जैसे उसने कहा, ब्लैक डेविल के पीछे खड़े आदमी ने उसके सिर पर गोली मार दी और सब हैरान हो गए और यह इशारा था कि ब्लैक डेविल के सामने ऊंची आवाज में कोई बात नहीं कर सकता। सब चुप हो गए। फिर ब्लैक डेविल के उस आदमी ने काउंटिंग शुरू की। अब सब लोगों के चेहरे पर पसीना था कि आखिर ऐसा है कौन? तो एक शख्स उठा, उसे पता था कि अगर यह पता चल गया है तो ब्लैक डेविल को उसका भी पता चल गया है। वो उठा और उसे अपनी बंदूक से ही अपने सिर पर रखकर गोली मार ली और ये था
लंदन का एक गैंगस्टर जॉकी ब्लैक डेविल के साथ गद्दारी कर रहा था। उस ब्लैक डेविल को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद उस पोजीशन पर बैठना चाहता था। ब्लैक डेविल जिसकी नजर सब पर थी, पर इसके अलावा भी इस मीटिंग का कोई और रीजन था। फिर सबके सब खामोश रहे। ब्लैक डेविल के आदमी उस शख्स की गद्दार की बॉडी को उठाकर ले गए। फिर ब्लैक डेविल अपने भारी आवाज में कहा, यह मीटिंग सिर्फ इसलिए कि कोई भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ब्लैक डेविल की नजरों से बचना मुश्किल है और इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार को सजा मिल चुकी है। इसकी गद्दारी की सजा सिर्फ किसी को नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार को मिली है। फिर और कुछ वेपन्स और बाकी सब बात करने के बाद ब्लैक डेविल वहां से उठ गया। उसके बॉडीगार्ड्स उसको वैसे ही कवर किए हुए थे। फिर वहां से वो बाहर आकर हेलीकॉप्टर में बैठा। उसके साथ ही उसके खास बॉडीगार्ड थे जो हमेशा उसके साथ थे, वो भी था। फिर ब्लैक डेविल ने कहा आगे, तो उसे बॉडीगार्ड ने कहा, किसी ने इंडिया से आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, कोई किसी को ढूंढना चाहता है जर्मनी में। ब्लैक डेविल ने उस बॉडीगार्ड की तरफ हैरानी से देखा तो उसने अपनी पलकें झुका दी। तो ब्लैक डेविल ने हाँ बोला और बोला ठीक है, मीटिंग फिक्स करो आज शाम की ही। तो उसे बॉडीगार्ड ने कहा बिल्कुल, वो शख्स पहुंच चुका है रशिया। एपिसोड 50। इधर अंश आना को वैसे ही अपने इंटेंस नजरों से देखता हुआ बियर की बोतल को मुंह लगाकर पी रहा था, पर उसकी नजरें आना पर ही बनी हुई थी और आना को उसकी ऐसी नजरों से घबराहट हो रही थी, क्योंकि अंश ना तो कुछ बोल रहा था ना ही कोई हरकत कर रहा था, बस इंटेंसिटी से आना को ही देख रहा था। आना को एक तरह से डर लग रहा था कि उसने अंश से छूटने की कोशिश की है। शायद इसी गुस्से से अंश उसे ऐसे देख रहा है। वो वैसे ही बेड पर वैसे ही बैठी बुद्ध बन के अंश को देख रही थी कि अब अंश क्या करने वाला है। फिर अंश ने अपनी बोतल साइड पर रखी और आना को देखते हुए बोला, एंजल मेरे पास आओ। आना ने ना में सिर हिला दिया। अंश उसकी आंखें सख्त हो गई और दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ 3 तक गिनूंगा एंजल, अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और जिस तरह से अंश कह रहा था, आना की बॉडी में सिहरन दौड़ गई। उसने डर से अपनी थूक गद की और बेड से उठ खड़ी हुई। अंश ने गिनना शुरू किया, 1। फिर आना पहले धीरे धीरे चल रही थी। अंश ने तेज आवाज में कहा 2, जिसका मतलब था कि आना जल्दी करे। आना फटाफट जाकर अंश के करीब खड़ी हो गई और वैसे ही अंश ने उसे देखकर कहा, गुड गर्ल। फिर अंश ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आना ने छूटने की कोशिश की तो अंश ने बोला, वैसे ही बैठे रहो। अब आना को लगने लगा था कि अंश उसे आज नहीं छोड़ेगा, और जो कि शायद सच भी था। वह वैसे ही आना को अपनी गोद में लिए बिठा हुए ही उसकी नेक पर किसेस करनी शुरू की। आना को एक अजीब सी बेचैनी से होने लगी, क्योंकि चाहे पहली बार अंश और शिव दोनों उसके साथ सारी हदें पार कर चुके थे, पर फिर भी उस दिन आना डर में थी। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और अंश बड़े ही इंटेंस तरीके से अपने हाथ उसकी बॉडी पर चलाता हुआ उसे किसेस कर रहा था और आना को अजीब से एहसास हो रहे थे जो कि उसके लिए बहुत नए थे। आना अंश की गोद में पूरी सिकुई हुई बैठी थी कि अचानक अंश ने आना की शर्ट को बीच में से ही फाड़ दिया। आना ये देखकर ठिठक गई और अब अंश की कैद से छूटने की कोशिश करने लगी। अंश ने बड़ी सख्त आवाज में बोला, ऐसे ही बैठे रहो एंजल। आना वैसे ही सिकुड़कर बैठ गई। अंश उसे देखकर पागल हो रहा था। ब्लैक कलर की इनरवेयर में आना का गोरा रंग और भी चमक रहा था। आना ने नीचे शॉर्ट डाले हुए थे और उसकी टांगें उसकी पूरी अपर बॉडी रूम की डिम लाइट की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी, जो कि देखकर अंश पागल हो रहा था। उसे ऐसे देखकर अंश पूरी तरह से मदहोश हो चुका था और आना वो उसकी गोद में डर से कांपते हुए सिकुड़ने लगी थी। अंश उसकी टांगों पर हाथ फेरते हुए बोला, घबरा क्यों रही हो एंजल, तुम तो पहले ही हमारी हो चुकी हो। आज मैं तुम्हें अपने प्यार से साबित करूंगा कि हम दोनों भाई तुम्हारे लिए कितना पागल है। अब वो अपने पर और काबू नहीं रख पा रहा था। वो भूखे शेर की तरह उसे पर टूट पड़ता है। सबसे पहले उसके होठों से अपने होठों को जोड़ता है और एग्रेसिवली किस करने लगता है और फिर उसकी चेस्ट पर अपने हाथ ले जाकर उसके इनरवियर पर ही से ही फोर्सफुली प्रेस करता है और अपने दूसरे हाथ को उसकी पीठ पर फिरा रहा था। अंश आना के होठों को छोड़ अपनी टक को उसके पूरे चेहरे पर चलने लगता है। वो उसकी गर्दन, कॉलर बोन सब जगह अपनी टक चलाते हुए उसे वेट किसेस कर रहा था। जिस तरह से अंश अपनी टक चला रहा था, उसकी गर्दन पर, उसकी कॉलर बोन पर आना अजीब से एहसास से सिकुड़ रही थी। उसके हाथ अपने आप अंश की शोल्डर पर चले जाते हैं और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकालनी शुरू हो जाती है। अपनी टक चलाते हुए ही वो स्माइल करते करते उसको देख रहा था। अंश और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। अब वो उसको किसेस के साथ वाइट भी कर रहा था। अचानक अंश उसको खड़ा करता है और खुद भी खड़ा होकर अपनी शर्ट को एक ही झटके में बीच में से फाड़ देता है और आना ये देखकर पीछे होने लगी, पर अंश ने उसे होने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कस के अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी गर्दन पर वैसी हॉट चलते चलते उसको अपनी गोद में उठा लेता है। अंश इस वक्त सिर्फ ब्लैक पेंट में था जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी अच्छे से दिख रही थी। अंश आना को अपनी इंटेंसिव नजरों से देखता है जो अपनी गीली आंखों से उसी को ही देख रही थी। फिर वो उसके माथे को चूमकर उसे बेड पर बड़े प्यार से लिटा देता है। आना डर के मारे पीछे हो रही थी, पर अंश उसे खींचकर अपने नीचे करता है और उसके ऊपर जैसे हमला ही कर देता है।
आना डर से बेड पर अपने हाथ पर चलने लगती है और अंश अपने पैरों से ही आना के पैर बेड पर दबा देता है। उसके दोनों हाथ ऊपर अपने एक हाथ में पकड़कर बेड पर दबा देता है और बोलता है, रिलैक्स एंजल रिलैक्स, सिर्फ फील करो मुझे। अंश के लंबे चौड़े बॉडी के आगे, जो कि जिम में घंटों पसीना बहा बहा के बनाई हुई है, उसके आगे आना तो बेचारी बच्ची सी लग रही थी, जो कि उसके नीचे पूरी तरह से दब गई थी। अंश अब उसके होठों को किस करने लगा, होठों को चूमते चूमते हुए नीचे की ओर आता है। उसकी गर्दन, उसकी कॉलर बोन, वो साथ साथ हल्की हल्की बाइट भी कर रहा था, जिससे कि आना को अजीब सी फीलिंग हो रही थी और उसकी आह की आवाज भी निकल रही थी। उसे चुमते चुमते अंश नीचे बढ़ता है और फिर उसके कॉलर बोन, उसकी क्लीवेज को बेतहाशा चूमने लगता है। वाइट कर करके उसके गोरे दूध जैसे बॉडी पर निशान छोड़ना जा रहा था। अब तो अंश पागल हो चुका था। उसने एक ही झटके में आना की अपर वेयर को भी फाड़ दिया। अब तो आना बुरी तरह से छटपटाने लगे और जैसे ही कुछ बोलने के खोलने लगी। अंश ने कहा, बिल्कुल नहीं एंजल, बिल्कुल नहीं, आज मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर सिर्फ अंश उसके सीने पर ही इंटेंसली देखते देखते उसको किस करने लगता है और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखकर फोर्सफुली प्रेस करने लगता है और दूसरा अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है। आना की आवाज तेज हो गई थी। वो बुरी तरह से आहें भर रही थी और अंश को पीछे करने की कोशिश कर रही थी और अंश को आना की कराहने की आवाज और भी पागल बना रही थी। अब वो हर जगह बीते और शक कर रहा था। फिर अंश धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और उसके पेट पर, उसकी नेवल पर पागलों की तरह चूमने लगता है। आज अंश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई जन्नत मिल गई हो। वो कितनी ही लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुका है, पर आज जो एहसास उसे हो रहा था, ऐसा एहसास उसे कभी किसी के साथ नहीं हुआ। आज उसका आना को प्यार करने का दिल कर रहा था, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे अपने स्वभाव के उलट। वो पहले भी आना को तकलीफ पहुंचाने की जगह प्यार कर रहा था। आज भी वो वैसा ही कर रहा था, पर आना उसके लिए तो आज भी यह एहसास बिल्कुल नए थे और ऊपर से उसे अंश से डर लग रहा था और वो रो रही थी। अंश धीरे धीरे उसकी नेवल पर हल्का हल्का काटने लगता है। अंश अपना हाथ नीचे ले जाता है और उसके शॉर्ट्स को खींचकर निकाल देता है। अब तो आना बोल रही थी कि प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, पर अंश को कौन रोक सकता था। वो अपना हाथ उसकी इनरवियर के अंदर ले जाता है, जिसे महसूस करके ही आना को अपने अंदर अलग सा कट लगने लगता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और अंश समझ रहा था उसके एहसास। वह अपना चेहरा ऊपर की ओर उठकर करा रही थी। अंश आना की हरकतों को अच्छे से महसूस कर पा रहा था और उसकी आहें सुनकर अंश और भी पागल हो रहा था। वो बेकाबू हो गया था अब तो। फिर अंश एक ही झटके में उसके शरीर का आखिरी कपड़ा, उसका इनरवियर भी उतार कर फेंक देता है और उसे वैसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। आना अपने छोटे छोटे हाथों से अपने नीचे और ऊपर कवर करने की कोशिश करने लगती है। वे अंश को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए नामे अपना सिर हिलाती है तो अंश कहता है, जान, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्यार झूठा नहीं। अगर शरीर ही पाना हो तो हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं है, पर जो हम तुम्हारे लिए फील करते हैं वो आज तक ना कभी किसी के लिए फील किया। मत रोको मुझे, आज मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा बल्कि प्लेजर दूंगा। तुम सिर्फ मुझे फील करो और विश्वास रखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अंश अपनी बातों और अपनी हरकतों से आना को कंफर्ट कर रहा था, पर आना तो बहुत डर रही थी। फिर अंश अपने हाथ उसके पूरे अपर पार्ट पर चल रहा था। फिर धीरे धीरे वो उसके गले से चूमता हुआ नीचे की ओर आने लगा। आना अब उसके बालों में हाथ पकड़कर उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी और अब अंश अपने चेहरे को उसके पेट से नीचे ले जाकर उसके साथ वाइडली वहां पर प्यार करने लगता है। उसने उसकी दोनों टांगों को अपने दोनों सख्त हाथों से खोलकर स्प्रेड कर दिया। अब तो आना पूरी तरह से मछली की तरह मचल रही थी। वो अपनी कमर ऊपर उठाकर अंश को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने से उसकी टांगों को कसकर पकड़ा हुआ था। आना की पकड़ अंश के बालों में कस गई थी। उसके बाल बुरी तरह से खींच रही थी और अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर बुरी तरह से मौन कर रही थी, पर अंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाजें से पागल कर रही थी। उसका मखमली शरीर अंश को बहुत पागल बना रही थी। वो धीरे धीरे प्यार से पेश आता आता वाइल्ड हो रहा था, पर आना उसके पूरा बॉडी, पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। वो अपने हाथ बुरी तरह से चला रही थी और अपने पैर बेड पर रगड़ रही थी और अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। अंश पूरा आधा घंटा उसके साथ प्यार करता रहा, हालांकि कि वो उसके साथ वो सब नहीं किया, पर उसने इतने में ही आना की हालत बुरी कर दी थी। जैसे ही वो उठा आना को देखते हुए, आना आंखें बंद करके बुरी तरह से सांस ले रही थी। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी और अंश धीरे धीरे अपने हाथों से उसके पूरी बॉडी पर हल्का हल्का फेर रहा था ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और फिर धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों में लिया और बड़ा ही सॉफ्ट किस करने लगा। पर अब आना के बस की नहीं थी। उसने अंश को पीछे किया तो अंश पीछे हो गया। वो समझ सकता था कि आना लंबी लंबी सांस ले रही थी। अंश ने देखा कि आना पूरी तरह से निढाल हो चुकी है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें भी है। उसने आना को देखते हुए कहा, यू आर सो टेस्टी एंजल, क्या करूं मैं। फिर उसने आना के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और बोला, सो जाओ एंजल, आज के लिए इतना बहुत है।
अभी तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। आना को लग रहा था कि आज भी अंश उसे वैसे ही दर्द देगा जैसे उसने पहले दिया है, पर अंश ने आज खुद पर कंट्रोल किया था। हालांकि वो नीचे से पूरा हार्ड हो चुका था, फिर भी वह आना को जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सिर्फ उसे प्यार करना चाहता था और यह बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करते हैं। आना पहले ही बुरी तरह से थक चुकी थी। वो अंश जैसे प्यार से उसे सुला रहा था। वो नींद के आगोश में चली गई। अंश ने जैसे उसे देखा, उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपने आप को सेटिस्फाई करने लगा। अंश ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। आना की पूरी बॉडी से वो कब का हार्ड हो चुका था, पर उसे पता था कि अगर आज उसने आना के साथ फिर से वैसा किया तो आना उसे और भी गलत समझेगी और अभी उन्हें आना को समझना है कि वो उससे प्यार करते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने पर उसके चेहरे पर आना को सोचते हुए स्माइल आए और उसने कहा, देखा शिव, मेरा वादा भी रह गया। और फिर हंसने लगा। दरअसल फार्म हाउस में आने से पहले शिव ने अंश से वादा लिया था कि वह आना से अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि अंश रुकेगा नहीं और उसे शिव ने मना किया था कि आना को अगर जरा भी दर्द पहुंचा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर अंश शावर से निकलकर एक तौलिया अपनी वी शेप कमर पर बांधकर और एक गिला टॉवल अपने हाथ में लेकर बाहर निकाल और आना को देखते हुए उसे पूरा क्लीन करने लगा। आना पूरे पसीने से लथपथ थी। उसने उसे अच्छे से क्लीन किया और फिर एक शर्ट निकालकर और एक शॉर्ट निकालकर उसे पहना दिए और उसके माथे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर चूमकर उसे ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करके सुला दिया और खुद अपनी सिगरेट और अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और उसने किसी को फोन लगाया। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।